हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ये हिंदी मासिक पत्रिका करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये जुलाई 2024 का एडिशन है। ठीक है, इस वीडियो को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए स्पोर्ट्स को इस वीडियो में ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, इसको आपको क्रॉनिकल वाले वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा स्पोर्ट्स को। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम से। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है गाजा में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारतीय अधिकारी का इजरायली हमले में निधन। तो देखिए 13 मई 2024 को गाजा में पिछले 7 महीनों से जो जारी इजराइल हमास युद्ध है, उस दौरान हुआ यूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मिशन के लिए कार्यरत था एक भारतीय अधिकारी जो थे कर्नल वैभव अनिल काले। ठीक है, ये सेवानिवृत्त है और ये इजरायली हमले का शिकार हो गए। हुआ यूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए ये कार्यरत थे, किसी विदेशी कर्मी की मौत का ये पहला मामला हुआ। 46 वर्ष के थे ये काले और 2022 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति ली थी और 3 सप्ताह पहले ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में गाजा में राफा शहर में सेवा देनी शुरू की थी। राफा के यूरोपियन हॉस्पिटल में संयुक्त राष्ट्र की ओर से सुरक्षा कार्य के लिए वो तैनात थे और 13 मई को प्रातः संयुक्त राष्ट्र का वह वहां इजरायली हमले का निशाना बन गए जिसमें वो सवार थे। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की निंदा करते हुए कर्नल काले की मौत पर दुख जताया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी की मौत का कड़ा रुख अपनाते हुए एक तथ्य खोज पैनल का भी गठन किया है। कर्नल काले का जो पार्थिव शरीर है वो 17 मई को पुणे लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सीबीआई जांचों के लिए सामान्य अनुमति जारी की। 9 राज्यों में सीबीआई को नहीं है सामान्य अनुमति। तो देखिए, सामान्य अनुमति कहने का मतलब यह है कि जब सीबीआई को वहां कार्रवाई करनी होती है किसी राज्य में, तो वहां के राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है और ऐसा 9 राज्य है जहां सीबीआई को अनुमति लेनी होगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भी लेनी होती थी, लेकिन अब वहां सामान्य अनुमति जारी कर दी गई है, मतलब वो सीबीआई को वहां के राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अप्रैल माह में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने राज्य में विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को प्रदत्त सामान्य अनुमति पुनः प्रदान कर दी है। इस आशय की अधिसूचना प्रदेश में विष्णुदेव की नेतृत्व वाली जो भाजपा सरकार है उसने अप्रैल 2024 में जारी कर दी है। जनवरी 2019 में प्रदेश की पूर्व जो भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार थी, उसने इस सामान्य अनुमति को वापस ले ली थी, जिसके चलते राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना सीबीआई के लिए आवश्यक हो गया था। अब ऐसे राज्यों की संख्या अभी 9 रह गई है जहां पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई ना तो किसी मामले की जांच कर सकती है और ना ही कोई नया केस दर्ज कर सकती है। ठीक है, देखा जाए तो जो राज्य हैं, जैसे कि आपको वो 9 राज्य के बारे में बताएं, तो वो है पंजाब, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, मेघालय और तमिलनाडु। इन 9 राज्यों में पहले राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता है। देखिए, कुछ जांच एजेंसी के बारे में हम लोग देखें, जैसे एनआईए, जो कि आतंकवाद के विरुद्ध जांच के लिए 2008 में गठित की गई थी और एनआईए को पूरे देश में जांच की स्वतंत्रता है कि किसी राज्य विशेष में किसी जांच के लिए उस राज्य की सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता इसे नहीं होती है। ठीक है, इसे नहीं होती है। अब देखिए ईडी, ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में, जिसको हिंदी में कहा जाए तो प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। ठीक है, इसमें पूरे देश में कहीं भी जांच के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है। अब आते हैं सीबीआई पे। तो सीबीआई को जो संचालन हुआ था वो 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट डीएसपी एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, और इस अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित सीबीआई को किसी राज्य में किसी मामले की जांच के लिए उस राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। अधिकांश राज्यों ने जो है
इसके लिए सामान्य अनुमति सीबीआई को दे रखी है, लेकिन 9 राज्य को छोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण। अब देखा जाए तो 1 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने एक अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। इसका जो परीक्षण स्थल था वो था उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट प्रणाली जो है वो अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित एक हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। ठीक है, और जिससे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। स्मार्ट के तहत मिसाइल की जो रेंज है वो 643 प्लस 20 किलोमीटर है, मतलब इसमें 20 किलोमीटर का रेंज वाला जो है एक उच्च विस्फोटक पेलोड टॉर्पीडो के रूप में शामिल है। ठीक है, और इससे जो है लक्ष्य पर हमला करने के लिए पहला जो मिसाइल है वो 643 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड से जाएगा, और उसके बाद जो है वो टॉर्पीडो 20 किलोमीटर तक पानी के अंदर जा सकता है। इससे दुश्मन को ये आइडिया नहीं होगा कि हमला मिसाइल से हो रहा है या टॉर्पीडो से। और रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कहा जाए तो सिमेट्रिक सेपरेशन, इजेक्शन और गति नियंत्रण जैसी अनेक अत्याधुनिक सुविधाओं को इस परीक्षण के तहत परखा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पैराशूट की सहायता से स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण। ठीक है, देखिए 14 मई 2024 को पैराशूट की सहायता से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना के द्वारा आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया। ठीक है, और किसी दैवीय आपदा अथवा युद्ध की स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सीय मदद उपलब्ध कराने के लिए सहयोग, हित और मैत्री के लिए ये भारत हेल्प इनिशिएटिव यानी भीष्म भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, भीष्म जिसको कहा है तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री है। ठीक है, देखिए देश में विकसित एक क्यूब की शक्ल का इस पोर्टेबल अस्पताल को विशेष शक्तिशाली पैराशूट की सहायता से विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन से कहीं भी सुदूर दुर्गम इलाके में उतारा जा सकता है। एक साथ 200 लोगों की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, और इसके लिए पैराशूट का विकास आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा ही किया गया है। इसके तहत 720 किलोग्राम वजन का एक पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को वायुसेना के AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से आगरा के ड्रॉपिंग जोन में 1500 फुट की ऊंचाई से उतारा गया। ठीक है, और लोहे के फ्रेम से ढके भीष्म अस्पताल में शामिल जो है कुल 36 विभिन्न ट्यूब बॉक्स है, जिसमें आपको एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर आदि की सुविधा है, जिनका उपयोग जो है वो गोली लगने, फ्रैक्चर, छाती, सर, रीढ़ की अन्य चोट के मामलों में प्राथमिक उपचार के लिए किया जा सकता है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन भीष्म अस्पताल की 2 इकाई को वहां तैनात किया गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना का पैराशूट की मदद से उसका जमीन पर उतारने का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया 14 मई को। ठीक है, पहला परीक्षण कब किया गया? 14 मई को, लेकिन ये 22 जनवरी को तैनात कर दिया गया था इमरजेंसी केस के लिए। ठीक है, 2 इकाई को वहां तैनात किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोपीचंद थोटाकुड़ा। गोपीचंद थोटाकुड़ा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक। तो 19 मई 2024 को भारतीय पायलट कैप्टन गोपीचंद थोटाकुड़ा ने अमेजॉन की संस्थापक जेफ बेजोस की अपनी कंपनी ब्लू ओराइजन के न्यू शेपर्ड 25 यानी NS-25 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की। और गोपीचंद थोटाकुड़ा जो है वो अंतरिक्ष पर्यटक यानी स्पेस टूरिस्ट के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। उनसे पूर्व भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने रूसी सोयूज के जरिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 1984 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। ठीक है, और ये पहले किस में है तो स्पेस टूरिस्ट के रूप में। ठीक है, अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में पहले हैं गोपीचंद थोटाकुड़ा। देखिए
न्यू सेफर 21-25 मिशन के लिए भारत के गोपीचंद के साथ चालक दल के 5 सदस्यों में मैसन एंजल, सिल्विन सिरोन, केनेथ एल हेस, कैरोल स्कालर और अमेरिकी वायुसेना के पूर्व कैप्टन 90 वर्षीय एडविट शामिल थे। और 90 वर्षीय जो एड डवाइट है, एड डवाइट अंतरिक्ष यात्रा करने वाले ये विश्व के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री बन गए। ठीक है। और अमेरिका की पश्चिमी टेक्सास से स्थानीय समय के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 9:36 पर उड़ान भरा था। और इसके बाद ध्वनि की गति से 3 गुना से भी अधिक गति से ये यात्रा किया। इस पूरे उड़ान के लिए कुल 11 मिनट का समय लिया। भारतीय मूल के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री देखें तो वह कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राजा चारी। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है, लेकिन ये तीनों अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध CSIR की WAH मुहिम। WAH मतलब रिंकल्स अच्छे हैं। ठीक है, रिंकल्स अच्छे हैं, WAH मंडे। देखिए रिंकल्स अच्छे हैं अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई है CSIR ने की है। कहना यह है कि रिंकल्स अच्छे हैं मतलब इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने से रिंकल युक्त कपड़े पहनना ही अच्छा है। ठीक है, हम लोग कपड़े में आयरन करते हैं और CSIR का कहना है कि जो हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं उससे अच्छा है कि हम लोग रिंकल्स युक्त कपड़े पहने। क्यों? क्योंकि जब हम किसी कपड़े को इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं, तो वहां 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। तो CSIR अपनी एक सोच के तहत सप्ताह में कम से कम एक दिन बिना इस्त्री किए कपड़े पहनकर ही कार्यालय आने का आदेश दिया है। CSIR का मानना है कि एक जोड़ी कपड़े इस्त्री करने से 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और इसलिए बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर कोई भी व्यक्ति 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोक सकता है। यह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक मुहिम होने के साथ साथ बिजली की खपत कम करने में भी सहायक होगा। ठीक है, और देखा जाए तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक डॉक्टर एन कलाई सेल्वी ने WAH सोमवार को एक बड़े ऊर्जा साक्षरता अभियान का हिस्सा बताया इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 18वीं लोकसभा में NDA को ही सरकार के गठन हेतु स्पष्ट बहुमत और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। देखिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के दौरान 7 चरणों में 18वीं लोकसभा चुनाव कराए गए। 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होना है। ठीक है, NDA गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को जो प्राप्त सीटों की संख्या है वो है 240। ठीक है, 240 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, बीजेपी को। और निवर्तमान सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों सहित कुल 18 मंत्री इस बार चुनाव में पराजित हुए हैं। ठीक है, 4 कैबिनेट मंत्री हुए हैं और लेकिन कुल 18 मंत्री इस बार चुनाव में पराजित हुए हैं। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग लोकसभा में दलगत स्थिति देखते हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 2024 का जो चुनाव लड़ा वो 441 सीटों पर, सीटों की संख्या 240 जीत सकी। 2019 से ये 63 सीटें कम जीत सकी हैं। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी जो है वो 17 सीटों पर लड़े थे, जिसमें 16 सीटों की संख्या उन्होंने जीत ली और पिछली बार से इस बार 13 सीटें ज्यादा जीती हैं। ठीक है, फिर देखिए आपको आता है जनता दल यूनाइटेड JDU, 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीत सकी, पिछली बार से 4 सीटें कम जीत सकी। और शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 सीटें जीती और पिछली बार से 11 सीटें कम जीती हैं। ठीक है, ये आपको पूरा लिस्ट दिया गया है किसने किसने कितना जीता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है जिसे हम लोग इंडी अलायंस के रूप में जानते हैं, उसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीटों पर चुनाव लड़ा,
ठीक है, सॉरी 99 सीटों जीत सकी हैं कांग्रेस ने, और पिछली बार से 47 सीटें ज्यादा जीत सकी है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, पिछली बार से 32 सीटें ज्यादा जीती हैं। माकपा ने 4 सीटें जीती हैं, पिछली बार से 1 सीट ज्यादा जीती हैं। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती हैं, जिसमें पिछली बार से 7 सीटें ज्यादा जीत सकती हैं। ठीक है, यानी कुल इंडी अलायंस को 234 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ अन्य दल के बारे में, तो AIDMK 36 सीटें जीत सकी हैं। ठीक है, पिछली बार से 1 सीटें कम। ये अन्य दलों का भी विभाजन आपको करके दिखाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सब आपको PDF में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूरत के लोकसभा हेतु भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। तो देखिए 23 अप्रैल को 18वीं लोकसभा के लिए संपन्न ताजा चुनाव में सूरत से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल जो है वो निर्विरोध ही निर्वाचित घोषित किए गए। ये कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन यहाँ खारिज हो गया था, और शेष बचे जो 8 निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। ठीक है, देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, तो 18वीं लोकसभा चुनाव अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एक दृष्टि में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 18वीं लोकसभा चुनाव में जो एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको एक बार देख लिया जाए। तो देखा जाए तो 18वीं लोकसभा हेतु जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं वो है मुकेश दलाल, सूरत निर्वाचन क्षेत्र से हैं, भाजपा के हैं। फिर है कि 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन बने, तो ये बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। इनका उम्र है 25 वर्ष 3 माह। ठीक है, 25 वर्ष 3 माह। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के हैं। और दूसरा सबसे युवा सांसद हैं सांभवी, बिहार के समस्तीपुर से लोजपा के टिकट पर, मतलब रामविलास पासवान के सीट पर। चलिए आगे देखें, तो सर्वाधिक रिकॉर्ड मतों से जो विजय रहा वो था भाजपा के शंकर लालवानी, इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,092 मतों के अंतर से जीत हासिल किया है शंकर लालवानी ने। ठीक है, इंदौर में। और सबसे कम मत के अंतर से जो विजय रहा वो है शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वाइकर, केवल 48 मत के अंतर से विजय दर्ज की इसने। और 18वीं लोकसभा के लिए जो निर्वाचित 543 सांसदों में 73 महिलाएं हैं। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से निर्वाचित 8वीं बार लोकसभा के लिए जहां निर्वाचित हुए हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी 7वीं बार लोकसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश में नोटा, ठीक है, नोटा के लिए 2,18,674 मत इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े हैं, जो इस मामले में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, नोटा को सर्वाधिक वोट पहली बार आपको दिया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में। आगे की कांग्रेस के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल के वायनाड से दोनों जगह से निर्वाचित हुए। ठीक है, चलिए आगे देखें, तो असम के जेल में निरुद्ध कट्टरपंथी खालिस्तान अलगाववादी अमृतपाल सिंह संधू ने जेल में रहते हुए खडूर साहिब यानी पंजाब के निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगभग 2 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में 33 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन जीत बनी है, तो यह समाजवादी पार्टी, कुल 37 सीटों के साथ। और भाजपा की सीटों की संख्या जो है वो सिमट कर यहाँ 33 रह गई। नेक्स्ट है कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी लगभग 150 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कोई भी उम्मीदवार उनका चुनाव नहीं जीत सका। बहुजन समाज पार्टी का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। फिर नेक्स्ट है कि नागालैंड में 20 वर्ष के पश्चात लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती है। ठीक है, और इस बार पहली बार केरल में भी भाजपा को एक सीट प्राप्त हो सकी। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव। तो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश को हम लोग पहले देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश की 11वीं विधानसभा के लिए मतदान एक ही चरण में संपन्न हुआ, और विधानसभा की जो सीटें हैं, सीटों की संख्या है, ठीक है,
वो है 60। ठीक है, ये नीचे था, ये ऊपर चला आया। ठीक है, ये 60 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60। यहाँ देख सकते हैं 60। यहाँ आपको 95 जो है वो एक्चुअली 82.95, हाँ 82.95% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। ठीक है, और केवल 50 सीटों के लिए मतदान हुए और निवर्तमान मुख्यमंत्री जो प्रेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध ही निर्वाचित हुए। इस बार 60 में से 46 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। देखा जाए भाजपा का, तो देखिए 41 सीट 2019 में था, लेकिन 2024 में भाजपा ने यहाँ पर 46 सीटों पर जीत हासिल किया। नेशनल पीपल्स पार्टी 5 सीटें जीत सकी, पिछली बार भी 5 था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत सकी, पिछली बार नहीं जीत सकी थी। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 2 सीटें जीत सकी। कांग्रेस जो पिछली बार 4 सीट पे जीत हासिल की थी, इस बार केवल 1 सीट मिला है। अन्य को 3 सीटें मिली हैं। ठीक है, देखिए कुल 60 सीटें हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में भी 19 अप्रैल को सिक्किम की 11वीं 32 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान हुए और वो भी एक ही चरण में संपन्न हुए। 79.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटें जीतकर निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाली जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, सभी अन्य दलों का सफाया कर दिया चुनाव में। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का लगातार ये दूसरे कार्यकाल हेतु सत्ता पर कब्जा बना हुआ है। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके पवन चामलिंग के नेतृत्व वाली जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसने सभी 32 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 सीटें ही उसे प्राप्त हो सकी। देखिए, अगर विधानसभा की दलगत स्थिति देखें तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम ने 31 सीटों पर जीत हासिल किया और डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो केवल 1 सीटें जीत सकी, जो कि पिछली बार 15 था, इस बार केवल 1 है। ठीक है, कुल 32 सीटें हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। तो 13 मई, ठीक है 13 मई 2024 को आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय 16वीं विधानसभा के लिए एक ही चरण में मतदान संपन्न हुए। 135 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने अकेले ही 2/3 बहुमत इस चुनाव में प्राप्त किया। उनकी अन्य सहयोगी जनसेना पार्टी को भी 21 सीटें प्राप्त हुई हैं। इससे 164 सीटों के साथ एनडीए यानी कि एनडीए में कौन कौन है, तो बीजेपी, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी, ठीक है आंध्र प्रदेश में, और इसने अपना सत्ता पर कब्जा हुआ। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस बार 11 सीटें ही उनके खाते में गई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो तेलुगु देशम पार्टी 135 सीटें जीती, जनसेना पार्टी 21 सीटें, भाजपा 8 और वाईएसआर कांग्रेस 11 सीटें जीत सकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में पहला है कि उड़ीसा का 147 सदस्यीय 17वीं विधानसभा के लिए मतदान जो है वो 4 चरणों में हुआ, 13, 20 और 25 मई और 1 जून को हुआ। ठीक है, कुल मिलाकर 74.51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजू जनता दल जो है बीजेडी सरकार के 24 वर्ष के शासन खत्म हुए। ताजा चुनाव में 78 सीट जीतने वाली भाजपा के लिए पहली बार इस राज्य में सरकार के गठन हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ है। उड़ीसा की लोकसभा की 21 सीटों में से 20 सीटें भाजपा के खाते में गई और जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखा जाए विधानसभा की जो दलगत स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 78 सीटें जीत सकी हैं 2024 में, और जनता दल बीजू जनता दल जो है जिसे बीजेडी, ठीक है बीजू जनता दल, वो मात्र 51 सीटें जीती। कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत हासिल की, माकपा ने 1 और अन्य 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन।
तो देखा जाए तो 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीराब्दुल्लाहियन का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। हेलीकॉप्टर 19 मई को अजरबैजान से लौटते समय शाम के लगभग 7 बजे पहाड़ियों में लापता हो गया और भारी वर्षा के पश्चात हेलीकॉप्टर का जो मलबा है वो सीमावर्ती शहर वरजाकान की पहाड़ियों में मिला। ठीक है, और ये 63 वर्षीय राष्ट्रपति थे रईसी, और विदेश मंत्री के अतिरिक्त जो इसमें दो जो चालक दल थे, चालक दल के सदस्य की सहित कुछ 6 अन्य व्यक्ति हेलीकॉप्टर में सवार थे। देखा जाए तो राष्ट्रपति रईसी जो है वो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। 19 मई को ही प्रातः अजरबैजान गए थे और ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर 5 दिन का राष्ट्रीय शोक वहां घोषित किया गया है। ठीक है, और इब्राहिम रईसी के निधन के पश्चात जो 68 वर्षीय उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबेर, उन्हें अनंतिम राष्ट्रपति वहां बनाया गया। ठीक है, अंतिम नहीं अनंतिम। ठीक है, अनंतिम राष्ट्रपति वहां बनाया गया। विदेश मंत्रालय का दायित्व उप विदेश मंत्री बाघेरी कनी को सौंपा गया है। संवैधानिक प्रावधान के तहत मुखबेर अब न्यायपालिका के प्रमुख और संसद के स्पीकर भी होंगे। इन पदों पर रहते हुए वो अगले 50 दिन में राष्ट्रपति का चुनाव भी वहां कराएंगे। ठीक है, और देखा जाए तो भारत में एक दिन यानी 21 मई को राष्ट्रीय शोक भी इस मुश्किल घड़ी में घोषित किया गया। ठीक है, देखिए दिवंगत राष्ट्रपति का जो पार्थिव शरीर है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ मसहार शहर में सुपुर्दे खाक किया गया। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद शरीफ ने तो अमेरिकी प्रतिबंधों को ही राष्ट्रपति रईसी की मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती रोकने के लिए अमेरिका और जापान के द्वारा सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर रूस का वीटो। तो देखा जाए तो 24 अप्रैल 2024 को अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को रोकने के लिए अमेरिका और जापान के द्वारा सुरक्षा परिषद में लाया गया प्रस्ताव रूस के वीटो के चलते खारिज हो गया। इस प्रस्ताव पर 24 अप्रैल को कराए गए जो मतदान के पक्ष में 13 मत पड़े और चीन ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। अमेरिका और जापान के द्वारा लाया गया जो प्रस्ताव था उसमें सदस्य देशों को परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित न करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित नहीं करना इसके लिए बाध्य कर रहा था। और अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन ने कहा कि सुरक्षा परिषद में ले गए प्रस्ताव में सभी सदस्य देशों के कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किए गए जो परमाणु हथियार हैं उसे विकसित न करने का भी आह्वान किया गया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि किसी पक्ष के द्वारा परमाणु हथियारों को कक्षा में स्थापित करने से संचार सुविधाओं के साथ ही मौसम विज्ञान, कृषि, वाणिज्यिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं आदि के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा कि प्रस्ताव पर वीटो करके रूस ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निर्वाचन विरोध में दायर याचिका संवैधानिक अदालत द्वारा खारिज। सुबियांतो निर्वाचित घोषित। देखिए 24 अप्रैल को इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद के लिए फरवरी 2024 में संपन्न चुनाव हुए। उसके परिणाम के मार्ग में आई जो कानूनी चुनौती थी अब वो समाप्त हो गई और ये चुनाव आयोग ने रक्षा मंत्री और पूर्व जनरल प्रबोवो सुबियांतो को निर्वाचित घोषित कर दिया। देखा जाए तो 20 अक्टूबर 2024 को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सुबियांतो कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनके साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके सहयोगी गिब्रान राकाबुमिंग उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति जो हैं जो जोको विडोडो हैं वो तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव
नहीं लड़ सकते हैं। और इस चुनाव के पहले दौर में ही 58.59% मत जो है वो सुब्रियांतो ने प्राप्त किए थे, जबकि अन्य दोनों उम्मीदवारों ने 24.95% और 16.47% मत ही प्राप्त किए थे। प्रतिबंध उम्मीदवारों ने, ठीक है, चुनाव में धोखाधड़ी, व्यापक राज्य हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए इन परिणामों के विरुद्ध अपील की तथा पुनः चुनाव कराने की मांग की। ठीक है, देखिए, प्रतिबंध नहीं, यहाँ पे सॉरी प्रतिद्वंदी होगा। ठीक है, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। ठीक है, चलिए, प्रतिद्वंदी, प्रतिबंध उम्मीदवार। अब देखिए, 22 अप्रैल को पराजित उम्मीदवारों द्वारा दायर अपील को संवैधानिक अदालत ने 5-3 के बहुमत से खारिज कर दिया। संवैधानिक अदालत के इस फैसले के पश्चात इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने 24 अप्रैल को प्रबोवो सुब्रियांतो, ठीक है, प्रबोवो सुब्रियांतो को निर्वाचित घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य अमेरिकी देश पनामा। पनामा में मूलतः उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतारे गए जोस राउल मुलिनो अंतिम समय में राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर निर्वाचित। देखा जाए तो 5 मई को जो मध्य अमेरिकी देश है पनामा, वहां के राष्ट्रपति और स्थानीय सरकारों के लिए चुनाव हुए। रियलाइजिंग गोल्स पार्टी के जोस राउल मुलिनो 7 अन्य उम्मीदवारों को हराकर राष्ट्रपति की इस चुनाव में निर्वाचित हुए। 34.23% मत उन्हें प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम उम्मीदवार को 24.59% मत मिले। 1 जुलाई 2024 से राष्ट्रपति मुलिनो और आम चुनाव के अन्य विजेता कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, और रिकार्डो मार्टिनेली को रियलाइजिंग गोल्स पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए और रक्षा मंत्री जोस राउलो मुलिनो को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन हुआ यूं कि अंतिम समय पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया, कौन, रिकार्डो मार्टिनेली, और दोषी पाए जाने पर उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा सुना दी गई और मार्टिनेली को राष्ट्रपति पद के दौर से हटना पड़ गया और ये भागकर निकारागुआ स्थित दूतावास में राजनीतिक शरण में उन्होंने शरण ले ली। ठीक है, अब देखा जाए तो चुनाव के मैदान में रहे 7 अन्य जो प्रत्याशी थे उनको पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक 34.23% मत प्राप्त कर नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ली सिन लुंग। ली सिन लुंग के पद छोड़ने के पश्चात लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने। देखा जाए तो 15 मई 2023 से सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री रहे लॉरेंस वोंग अब इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। 51 वर्षीय वोंग देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं और भारतीय मूल के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वर्ष 2004 से प्रधानमंत्री रहे ली सिन लुंग ने 15 मई 2024 से अपना यह पद छोड़ने की घोषणा 15 अप्रैल 2024 को ही कर दी थी। लॉरेंस वोंग को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा भी उन्होंने साथ में ही की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे है कि ली सिन लुंग और लॉरेंस वोंग दोनों ही सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी, जो कि 5 दशक से अधिक समय से सत्तारूढ़ है, ने ही नेता है। ठीक है, मतलब ये उसी पार्टी के नेता है। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी नए प्रधानमंत्री वोंग की कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री के रूप में वो बने रहेंगे। ठीक है, एक्चुअली वहां पे पहले भी हुआ है कि जो सरकार, जो भी प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो वहां पर वरिष्ठ नेता के रूप में बने रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखें तो नए जो प्रधानमंत्री हैं वो है लॉरेंस वोंग, जो कि मूलतः एक अर्थशास्त्री हैं और नई सरकार में ये वित्त मंत्री का पद अपने पास ही रखते हुए कैबिनेट में कोई विशेष परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाने को चीन के द्वारा चांगी 6 का प्रक्षेपण।
तो देखिए 3 मई 2024 को चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने और उन पर शोध के लिए चीन के अपने एक नए मून मिशन चांग-ई 6 यान को प्रक्षेपण अपने दक्षिणी प्रांत हैनान के तट पर से स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से किया। लॉन्ग मार्च 5 Y8 रॉकेट के जरिए किया गया प्रक्षेपण और चांग-ई 6 मिशन में 4 घटक हैं। एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है, एक असेंडर है और एक पुनः प्रवेश मॉड्यूल शामिल है इसमें। ठीक है। सीएनएस यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कहा जाए तो चांगी 6 मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए 53 दिन के मिशन पर भेजा गया है। ठीक है। यहाँ कहाँ से लाना है इसको? तो ये सुदूर हिस्से से लाना है। सुदूर मतलब फार साइड से। फार साइड से देखिए हुआ यूं कि सुदूर हिस्से से नमूना लाना चंद्रमा अन्वेषण के इतिहास में ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। इससे पूर्व अगर देखा जाए तो चंद्रमा के नियर साइड से नमूने लाने में 23 दिन लगा था चांगी 5 को। ठीक है। लेकिन इस बार ये फार साइड यानी सुदूर हिस्से से लाएगा। चलिए आगे देखें। तो चांगी 6 मिशन जो है उस पर लैंडर और फ्रांस, इटली और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के भी कुछ उपकरण तैनात हैं, जबकि ऑर्बिटर पर पाकिस्तान के पेलोड का भी स्थापित किया गया है। 7 मई को चांगी 6 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था और 25 जून 2024 को पृथ्वी पर लौटने की आशा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कुल सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान। पहले 3 क्रमशः अमेरिका, चीन और रूस के हैं और ये रिपोर्ट है सिप्री की। सिप्री का देखा जाए फुल फॉर्म तो स्वीडन स्थित एक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मार्च 2024 में इसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की और इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यानी 2019 से 2023 के दौरान विश्व में सबसे बड़ा हथियारों का आयातक राष्ट्र बताया गया है भारत को। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा हथियारों का आयात करने वाला राष्ट्र कौन है? तो भारत है। और दूसरे और तीसरे स्थान पे है सऊदी अरब और कतर। ठीक है। फिर देखा जाए तो अप्रैल 2024 में विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा किए जाने वाले जो सैन्य खर्च हैं उसके संबंध में भी एक रिपोर्ट आई। किसने जारी की? सिप्री ने। और देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेना और हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाला जो 5 देश है उसमें पहला स्थान है अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे रूस, चौथे पे भारत और पांचवें पे सऊदी अरब। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो वर्ष 2023 में भारत का कुल सैन्य खर्च जो था वो था 83.6 अरब डॉलर, जो कि पिछले वर्ष 2022 की तुलना में 4.2% अधिक था। ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो वर्ष 2023 में अमेरिका का कुल सैन्य खर्च जो है वो 916 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान पर चीन का है 296 अरब डॉलर। तीसरे स्थान पर रूस का है ये 109 अरब डॉलर। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सैन्य खर्च के मामले में पहले 5 देशों के कुल सैन्य खर्च जो है वो वर्ष में वैश्विक सैन्य खर्च का 61% है। पहला 5 देश अगर जो है वो इतना खर्च करता है सैन्य पे कि पूरे दुनिया का वो 61% है सैन्य खर्च में। ठीक है। देखा जाए तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कहें तो विश्व के कुल सैन्य खर्च 2443, ठीक है, 2443 अरब डॉलर रहा। कुल सैन्य खर्च कुल वैश्विक जीडीपी का 2.3% रहा और तत्कालीन 31 नाटो देशों का कुल सैन्य खर्च 2023 में 1341 अरब डॉलर था। ठीक है। जो कि वर्ष के वैश्विक सैनिक खर्च का 35% था। 2023 में नाटो के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 31 की थी, जो कि अब 32 हो गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। तो देखा जाए तो 3 मई को विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के आकलन के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की गणना फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स यानी आरएसएफ, अंग्रेजी नाम है इसका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, के द्वारा जारी की गई। सूचकांक में जो कुल देश शामिल है वो है 180, जिसमें भारत का स्थान है 159वां।
मान यानी कि जो मान वैल्यू आया है वो है 31.28, ठीक है। जिसका सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा मान होगा वो पहले स्थान पे होगा, ठीक है। भारत जो है 31.28 मान के साथ 159वें स्थान पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। देखा जाए तो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति जो है वो अति गंभीर स्थिति में है, ठीक है। इस स्थिति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर कि कितने से कितना रैंक, कितना से कितना सूचकांक होगा या मान होगा तो किस स्थिति में होगा, ठीक है। तो भारत जो है वो अति गंभीर स्थिति में है, ठीक है। अति गंभीर यानी कि वेरी सीरियस। चलिए, किसी देश के लिए आरएसएफ का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मान अगर 0 से 100 के बीच है, ठीक है, 0 से 100 के बीच हो सकता है, और ये सूचकांक जो है 85 से अधिक होना प्रेस की अच्छी यानी गुड स्थिति को दर्शाता है, और 70 से 85 के बीच होगा तो सूचकांक जो है वो प्रेस संतोषजनक स्थिति दर्शाता है, ठीक है। और अगर 55 से 70 के बीच होगा तो सूचकांक जो है वो प्रेस की समस्यात्मक यानी प्रॉब्लमेटिक स्थिति को बताता है। अगर 40 से 55 के बीच है सूचकांक तो प्रेस की मुश्किल यानी डिफिकल्ट स्थिति को दर्शाता है। सूचकांक का मान अगर 40 से कम है तो प्रेस के अति गंभीर यानी वेरी सीरियस स्थिति को बताता है, जो कि भारत का स्थिति जो है वो वेरी सीरियस है, ठीक है। देखा जाए तो पहले 10 राष्ट्र के बारे में देखिए तो पहले स्थान पे नॉर्वे है 91.89 सूचकांक के, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे नीदरलैंड, पांचवें पे फिनलैंड है, ठीक है। पूरा लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और सबसे नीचे से अगर हम लोग देखें तो सबसे नीचे में आता है इरिट्रिया 16.64 के साथ, सीरिया 17.41 के साथ, ठीक है। ये 180वें स्थान पे आ गया इरिट्रिया, 179वें स्थान पे सीरिया, 178वें स्थान पर अफगानिस्तान, 177वें स्थान पर कोरिया, 176वें स्थान पर ईरान, ठीक है। और देखा जाए तो कुछ अन्य प्रमुख देशों के बारे में देखें तो 21वें स्थान पे है फ्रांस 78.65 मान के साथ, 23वें स्थान पे ब्रिटेन, 27वें स्थान पे ताइवान और 38वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका, 55वें स्थान पे अमेरिका, 61वें स्थान पे यूक्रेन, 70वें स्थान पर जापान, ठीक है। और कुछ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखें तो अफगानिस्तान सबसे खराब स्थिति पे है, जो कि भारत का पड़ोसी है अफगानिस्तान 19.09 मान के साथ। और भारत के पड़ोसियों में जो स्थिति सबसे अच्छी है वो है नेपाल की 60.52 मान के साथ, ठीक है। चलिए, भारत हो गया 159वें स्थान पर 31.28 मान के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईरान ने हिरासत में लिए गए पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक पोत के चालक दल के सभी सदस्य रिहा किए। चालक दल के 25 सदस्य में 17 भारतीय थे। देखा जाए तो 13 अप्रैल को ईरान ने पुर्तगाली झंडे वाले इजराइल से संबद्ध मालवाहक जहाज एमएससी एरीज जो है, जिसे समुद्री नियमों के उल्लंघन के आरोप में ईरानी जल क्षेत्र में ईरान के सुरक्षा गार्ड ने हिरासत में ले लिया और चालक दल के सभी सदस्यों को मई के पहले सप्ताह में रिहा कर दिया है। चालक दल में 25 लोग थे और जिसमें 17 भारतीय थे, ठीक है। और भारतीय चालक दल के सदस्यों में शामिल जो एकमात्र महिला थी वो थी कैडेट एन टेसा जोसेफ को ईरान की सेना ने पहले ही रिहा कर दिया था। चालक दल के भारतीयों को अतिरिक्त इसमें आपको फिलीपींस, पाकिस्तान, रूस और एस्टोनिया के नागरिक थे, ठीक है। लेकिन हिरासत में लिए गए जो जहाज है उसे अभी नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसी में आगे है कि ईरान के विदेश मंत्री जो है अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने एस्टोनियाई समकक्ष के साथ बातचीत में कहा कि जहाज ने हमारे जल क्षेत्र में अपना रडार बंद कर सुरक्षा को खतरे में डाला था, इसलिए उसे न्यायिक नियमों के तहत हिरासत में लिया गया था, ठीक है। ये विदेश मंत्री थे अमीर अब्दुल्लाहियान, ठीक है, ईरान के, जो कि दुर्घटना में मारे गए, ठीक है। देखिए, ईरान दूतावास पर हुए जो मिसाइली हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अनेक जवान मारे गए थे और इस हमले के लिए इजराइल पर ही संदेह व्यक्त किया गया था और इसके बदले ही कार्रवाई के तहत इजराइल से संबंधित जहाज एमएससी एरीज को अपने जल क्षेत्र में ईरानी गार्ड्स के द्वारा रोका गया था। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा। तो देखा जाए तो 28 मई को स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने भी अब फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। भारत सहित विश्व के 140 देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की। मान्यता न प्रदान करने वाले जो देश हैं वो है अमेरिका के अतिरिक्त मुख्यतः आपको पश्चिमी यूरोप के देश। अमेरिका भी नहीं मान्यता दे रहा है और पश्चिमी यूरोप के देश भी शामिल है इसमें। और देखा जाए तो फिलिस्तीन मान्यता प्रदान करने के दिन को नॉर्वे और फिलिस्तीन के संबंधों में एक विशेष दिन नॉर्वे के विदेश मंत्री ने करार दिया है। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ के सदस्य माल्टा और स्लोवेनिया, इसने दोनों ने भी एक संकेत दे दिया है कि कुछ अच्छे कदम उठा सकते हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने के स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के कदम को कड़ी निंदा की है। विरोध स्वरूप अपने राजदूत इन देशों से वापस बुलाए हैं और इस कदम को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सिंगापुर एयरलाइंस का यात्री विमान गंभीर टर्बुलेंस का शिकार। ठीक है, सिंगापुर का एयरलाइंस था, यात्री विमान था जो कि गंभीर टर्बुलेंस का शिकार हुआ। तो देखा जाए तो 21 मई को लंदन से सिंगापुर की उड़ान वाला सिंगापुर एयरलाइंस का एक बोइंग यात्री विमान म्यांमार के आकाश में 37 फुट की ऊंचाई पर वायुमंडलीय विक्षोभ यानी टर्बुलेंस में फंस गया। लगभग 2 घंटे के बाद सिंगापुर की चांगी एयरपोर्ट पर यह लैंड करने को था, लेकिन ये फंस गया और इस यात्री विमान में कुल 211 यात्रियों के अतिरिक्त चालक दल के 18 सदस्य विमान में सवार थे। सर्वाधिक 56 यात्री जो ऑस्ट्रेलिया के थे, 43 यूके के और 41 सिंगापुर के और 3 भारतीय भी थे। टर्बुलेंस के कारण हुई दुर्घटना में एक 73 वर्षीय ब्रिटिश यात्री की मौत हो गई। कई यात्रियों की रीढ़ की हड्डियां टूट गई। रूट डाइवर्ट कर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो बैंकॉक स्थित सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पर कराई गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जनसंख्या में बहुसंख्यक हिंदुओं का अनुपात घटा जबकि अल्पसंख्यकों के अनुपात में वृद्धि। ये अध्ययन रिपोर्ट है। देखा जाए तो मई 2024 में 1950 से 2015 के दौरान जो विभिन्न देशों के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में आई परिवर्तन पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने जारी की है। रिपोर्ट का शीर्षक है रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015। ठीक है, ये शीर्षक था और इस रिपोर्ट को आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य अब्राहम जोस, अपूर्व कुमार मिश्रा, शमिका रवि ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में 167 देशों में अल्पसंख्यक समुदायों की जनगणकीय बदलाव का विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात 7.82 बिंदु घट गया है। रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या 1950 में कुल जनसंख्या में 84.68% थी, जो कि 2015 में 78.06% रह गई है। ठीक है, और देखा जाए तो मुस्लिम जनसंख्या की हिस्सेदारी में वृद्धि हो गई है। 1950 में कुल जनसंख्या में जो मुस्लिम की जनसंख्या थी वो थी 9.84%, जो कि 2015 से 2015 में 14.09% थी और मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि जो है वो 43.15 का है। ठीक है, देखिए जैन समुदाय की जनसंख्या इस अवधि में 0.45% से घटकर 0.36% हो गई है। सिख, फिर आपको जैन समुदाय में हो गया। फिर सिख जनसंख्या देखें तो 1950 में देश की कुल जनसंख्या का 1.24% था और 2015 में ये घट गया 1.85% हो गया, सॉरी बढ़ गया। और संदर्भित अवधि में सिख जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो लगभग 6.58% की हुई है। ठीक है, सिख में वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले 1950 में 1.24 था, 2015 में आपको 1.85 हो गया, यानी कि 6.58% की वृद्धि देखी गई है। और 1950 में देश की कुल जनसंख्या में जो पारसी की जनसंख्या थी
वो 0.03% थी, जो कि 2015 में ये घटकर 0.02% रह गया था। आंकड़ों के अनुसार कहा जाए तो भारत में कुल जनसंख्या में बहुसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में इस अवधि में जहां कमी आई है, अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात जहां बढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मुस्लिम बहुलता वाले देश हैं उसमें कुल जनसंख्या में बहुसंख्यकों के अनुपात में वृद्धि हुई है। ठीक है, जहां पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, जहां वो बहुसंख्यक के रूप में है, वहां पर अनुपात में वृद्धि हुई है, और जहां अल्पसंख्यक के अनुपात वहां पे घट गए हैं। जैसे कि पाकिस्तान में 1950 में 77.45 जनसंख्या थी मुस्लिमों की, जो कि 2015 में 80.36% हो गई है। और रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो मुस्लिम हिस्सेदारी में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो बांग्लादेश में हुई, जो कि 65 वर्षों में 74.24% से घटकर 88.02% हो गई। दक्षिण एशिया में केवल मालदीव में बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या के भाग में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जहां की 99.83% से घटकर 98.36% रह गई। नेपाल में हिंदुओं की संख्या में कमी आई है। देखा जाए तो म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध की हिस्सेदारी घटकर 78.53% से 70.80% रह गई है। ठीक है, और श्रीलंका और भूटान में बौद्धों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। आंकड़ों का विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है ईरान ने चाबागार बंदरगाह के शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल के संचालन अधिकार 10 वर्ष के लिए भारत को सौंपे। तो देखा जाए तो 13 मई 2024 को ईरान के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल का संचालन जो है वो 10 वर्ष के लिए भारत को सौंपने के लिए भारत और ईरान के बीच 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर संपन्न हुए। ठीक है, अब 10 वर्ष तक यहाँ का संचालन जो है वो भारत ही देखेगा। देखा जाए तो इस टर्मिनल का प्रबंधन भारत को सौंपने के लिए भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हस्ताक्षर तेहरान में 13 मई को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन से एक सप्ताह पूर्व ही किए गए हैं। भारत की ओर से बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और उनकी ईरानी समकक्ष की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसी के साथ चाबहार और शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल विदेश में भारत सरकार के द्वारा लीज पर लिया गया पहला बंदरगाह हो गया है। ठीक है, और चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ एकीकृत करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे चाबहार के रास्ते ईरान और अफगानिस्तान के साथ साथ आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया तथा यूरोप के साथ व्यापार सीधे ही किया जा सकेगा। भारत व ईरान के मध्य एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर मई 2015 में हुए, जिसमें शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल के विकास तथा 600 मीटर लंबी कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी के पुनः निर्माण हेतु 50 करोड़ डॉलर की मदद को सहमति भारत ने दी थी। ठीक, 2015 में। और टर्मिनल के संचालन के लिए भारत व ईरान के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर जो हुए थे वो 2016 में हुए थे। ठीक है, 2015 में क्या हुआ था, तो शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल के विकास और 600 मीटर लंबे कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ डॉलर की मदद की सहमति हुई थी। और 2016 में भारत और ईरान के बीच अनुबंध हुआ टर्मिनल के संचालन के लिए। ठीक है, और इस संबंध में जो ताजा समझौते हुए उसमें अमेरिका जो है वो प्रसन्न नहीं है। अमेरिका खुश नहीं है क्योंकि ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध अमेरिका द्वारा आरोपित किए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की सेवा निर्यात में वृद्धि और वैश्विक औसत वृद्धि से भी अधिक रही। चीन का सेवा निर्यात घट गया। देखिए, ये रिपोर्ट है अंकटाड की। अप्रैल 2024 में अंकटाड ने एक जारी की है रिपोर्ट त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार
तो बीते वर्ष 2023 में भारत का जो सेवाओं का व्यापार है ये उत्साहजनक रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में सेवाओं के वैश्विक निर्यात में औसत वृद्धि 8.9% रही, जबकि भारत से इनके निर्यात 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत के सेवा निर्यात में जो वृद्धि में आपको देखा जाए तो आपको यात्रा, परिवहन, चिकित्सा और आतिथ्य शामिल है। ठीक है, ये सेवा निर्यात है, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। और सेवाओं की सबसे बड़े निर्यातक जो है वो चीन से यह निर्यात 10.1% घटा है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो 8.9% की वृद्धि के साथ 2023 में सेवाओं का कुल वैश्विक निर्यात जो है वो 7.9 ट्रिलियन डॉलर रहा, यानी कि 7,900 अरब डॉलर रहा। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखा जाए तो सेवाओं के निर्यात में विश्व के पहले 3 स्थान जो है वो है अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के हैं और फिर जर्मनी के हैं। सेवा निर्यात में विकासशील राष्ट्र में प्रथम 3 स्थान देखें तो पहले स्थान पर चीन है 381 अरब डॉलर के साथ, दूसरे स्थान पर भारत है 345 अरब डॉलर के साथ और तीसरे स्थान पर सिंगापुर। अंकटाड के द्वारा जो प्रकाशित की गई जो उपयुक्त आंकड़े हैं कैलेंडर वर्ष जनवरी दिसंबर में उस पर आधारित है। ठीक है, इस जिस कैलेंडर वर्ष है उसमें जनवरी से दिसंबर तक के डेटा को इसमें आंकड़े में जोड़ा गया है। देखा जाए तो भारत में वस्तुओं और सेवाओं के आधिकारिक आंकड़े वित्तीय वर्ष अप्रैल मई के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में जहां 3.11% की गिरावट हुई है, वहीं सेवाओं के निर्यात में 4.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2023-24 में अमेरिका को पीछे छोड़ चीन ही रहा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, और ये GTRI की रिपोर्ट है। ठीक है, GTRI मतलब ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये एक आर्थिक थिंक टैंक है और इसके रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो चीन जो कि द्विपक्षीय व्यापार 118.4 अरब डॉलर का रहा, एक बार पुनः भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार 2023-24 में बना रहा। ठीक है, अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार में 118.3 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, मतलब बहुत ही मामूली डिफरेंस है। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार देखिए 2023-24 में तो भारत से चीन के निर्यात 8.7% की वृद्धि हुई। ठीक है, भारत से चीन का निर्यात जो है 8.7% की वृद्धि हुई और ये 16.67 अरब डॉलर का रहा। चीन से आयात 3.24% वृद्धि के साथ 101.7 अरब डॉलर का भागीदार रहा। अमेरिका को भारत के निर्यात में 1.32% की गिरावट आई, यह 77.5 अरब डॉलर के रहे, जबकि 20% की गिरावट के साथ अमेरिका से भारत के आयात जो है वो 40.8 अरब डॉलर के 2023-24 में रहे। ठीक है, और देखा जाए अगला टॉपिक तो है कि 5 माह के भीतर प्याज निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया गया। ठीक है, 5 महीने के अंदर ही प्याज के निर्यात से जो है वो प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो देखिए मई 2024 में प्याज निर्यात पर से 5 माह पूर्व आरोपित जो प्रतिबंध था, ठीक है, आरोपित जो प्रतिबंध को हटा लिया गया। 8 दिसंबर 2023 को वर्ष 2023-24 में रबी और खरीफ के तहत देश में प्याज का उत्पादन कम रहने के कारण देश में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्याज का निर्यात पर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, और देखा जाए तो 5 मई 2024 को सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए निर्यात पर से प्रतिबंध को हटाते हुए निर्यात के लिए $550 प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। ठीक है, $550 प्रति टन। इसके साथ ही प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क की सरकार ने आरोपित किया है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में देश में प्याज का कुल उत्पादन जो था वो 254.73 लाख टन रहा, अनुमानित है। ठीक है,
और आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में महाराष्ट्र प्याज का उत्पादन में जो प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, वहां प्याज के उत्पादन में 34.31 लाख टन गिरावट आया है। कर्नाटक में उत्पादन में 9.25 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान में यह 3.12 लाख टन कम रहने का अनुमान है। प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के उपर्युक्त अवधि के बीच 6 पड़ोसी देशों को प्याज का निर्यात सरकार की अनुमति से किया गया था। ठीक है, सरकार की अनुमति से किया गया था। और वो 6 देश कौन से हैं? तो वो है बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका। इन 6 देशों को प्याज की उपलब्धता भारत के द्वारा कराई गई थी निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बावजूद। ठीक है, इन देशों को प्याज का यह निर्यात जो है वो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड यानी एनसीईएल के माध्यम से किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका में क्षेत्रीय रिपब्लिक फर्स्ट बैंक फेल हुआ। तो देखा जाए तो अप्रैल 2024 में अमेरिका में क्षेत्रीय बैंक के रूप में पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी व न्यूयॉर्क में कार्यरत रहा रिपब्लिक फर्स्ट बैंक फेल हो गया है। बैंकिंग नियामक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इसकी संपत्तियां जब्त करके फुलटन बैंक पेंसिल्वेनिया के साथ रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की सभी जमा राशियों को ग्रहण करने और इसकी सभी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए एक समझौता किया है, जिसके चलते रिपब्लिक बैंक को सभी 32 शाखाएं 26 अप्रैल 2024 से फुलटन बैंक की शाखाओं के रूप में संचालित हुई। ठीक है, और रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की विफलता से डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड पर लगभग 66.7 करोड़ डॉलर का बोझ पड़ा है। रिपब्लिक फर्स्ट बैंक वर्ष 2024 में फेल होने वाला पहला बैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खान मंत्रालय के अनुसार देश में 2023-24 में लौह अयस्क, चूना पत्थर और प्राइमरी एल्यूमिनियम का रिकॉर्ड उत्पादन। तो देखिए 3 मई को खान मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में खनिज उत्पादन में 7.5% की वृद्धि पूर्व वर्ष की तुलना में की गई और विज्ञप्ति में बताया गया है कि लौह अयस्क का उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में चौथा स्थान पर है, जो कि वर्ष 2023-24 में देश में लौह अयस्क उत्पादन 227 मिलियन मीट्रिक टन था। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। वर्ष 2023-24 में चूना पत्थर का उत्पादन जो है वो 450 मिलियन टन था, जो कि 2022-23 की तुलना में 10.7% अधिक है। और एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन 41.5 लाख टन रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में प्राइमरी एल्यूमिनियम के उत्पादन में 2.1% वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2023-24 में देश में रिकॉर्ड संख्या में नई कंपनियों का पंजीकरण। तो देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में कुल 1,85,312 नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ, जो किसी एक वर्ष में पंजीकृत होने वाली कंपनियों की अब तक की सर्वोच्च संख्या है। पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 15% अधिक है। 2023-24 के दौरान पंजीकृत सीमित दायित्व वाली साझेदारी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाली जो कंपनियां हैं, संख्या है 58,990, जो कि पूर्व वर्ष 2022-23 में 36,249 थी। वर्ष 2023-24 में नई कंपनियों का जो सर्वाधिक पंजीकरण हुआ वो हुआ महाराष्ट्र में 17.6%। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश 11.1%, तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली 9.2%। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर में भी 1433 नई कंपनियों का पंजीयन किया गया, जो वहां कारोबारी गतिविधियों में तेजी का प्रतीक है। सबसे अधिक 49,241 नई कंपनियों का पंजीयन समुदाय, निजी और अन्य एवं सामाजिक सेवा के लिए हुआ है। ठीक है, समुदाय, निजी और सामाजिक सेवा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसमें कि कारोबारी सेवा के लिए
27,853। तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 27,193 नई कंपनी पंजीकृत हुई। वर्तमान में देश में 16,91,495 पंजीकृत कंपनियां काम कर रही हैं और 9,31,644 पंजीकृत कंपनियों बंद पड़ी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों के शुद्ध लाभ में वृद्धि। देखा जाए तो वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ में 35% से अधिक की वृद्धि हुई है और संदर्भित वर्ष में इनका लाभ जो है 1,41,203 करोड़। प्रतिशत वृद्धि के रूप में लाभ को देखा जाए तो 2023-24 में सर्वाधिक 228% की वृद्धि पंजाब नेशनल बैंक के लाभ में है। ठीक है, 228% का वृद्धि कहाँ है? तो पंजाब नेशनल बैंक में। सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंक में से केवल पंजाब एंड सिंध बैंक के शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज की गई। देखा जाए आंकड़ों को तो एसबीआई जो 12 सार्वजनिक बैंक है उसमें पहला आपको एसबीआई है जो कि 2023-24 में 61,077, ठीक है, 61,077 करोड़ रुपए का इसमें दिखाया गया है शुद्ध लाभ। फिर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे स्थान पे 17,778 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ। ये पूरा लिस्ट आपको दिया गया है जिसमें इकलौता आपको पंजाब एंड सिंध बैंक है जो कि 595 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ रहा जो कि पिछले वर्ष की तुलना में माइनस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में 2024 में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में वृद्धि। तो देखा जाए तो मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक विश्लेषण डिवीजन में भी 2024 में भारत में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अपने पूर्वानुमान में वृद्धि बताया। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक विश्लेषण एवं नीति डिवीजन जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी डिवीजन की जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वर्ष 2024 जनवरी दिसंबर 2024 के दौरान भारत में आर्थिक वृद्धि 6.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था और 16 मई 2024 को जारी दूसरी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में भारत में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 6.9% किया गया है। सुधार का कारण बताया गया है कि सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के साथ साथ निजी उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति में गिरावट तथा राजकोषीय घाटे में कमी को भी कारण बताया गया है। ठीक है, और वर्ष 2025 में देश में आर्थिक वृद्धि के जनवरी 2024 के अपने पूर्वानुमान 6.6% में कोई परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने नहीं किया गया। वैश्विक जीडीपी में वृद्धि मई 2024 की रिपोर्ट में 2.7% किया गया और वर्ष 2025 के लिए पूर्वानुमान के 2.7% से बढ़ाकर 2.8% किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र सरकार को आरबीआई का रिकॉर्ड लाभांश। ठीक है, रिकॉर्ड लाभांश प्राप्त हुआ है। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,10,874 करोड़ का लाभांश जो है वो आरबीआई ने भारत सरकार को दिया है। पिछले वर्ष 2022-23 की 87,416 की तुलना में यहाँ 141% अधिक है। ठीक है, और अब ये किसी भी वित्तीय वर्ष में दिए गए रिकॉर्ड लाभांश है। ये लाभांश निर्धारित करने से पूर्व आकस्मिक जोखिम बफर भी 6% से बढ़ाकर 6.50% रिजर्व बैंक ने किया है। अपेक्षा से अधिक लाभांश मिलने से केंद्र सरकार को 2024-25 में अपना राजकोषीय घाटा सीमित रखने में मदद मिलेगी और जून 2024 में आने वाली नई सरकार को खर्च के लिए अधिक मात्रा में वित्त उपलब्ध हो सकेगा। रिजर्व बैंक के लाभ के मुख्य स्रोतों में सिग्नियोरेज यानी कि नोटों की छपाई, बैंकों को प्रदत्त ऋणों पर ब्याज, सरकारी बॉन्ड्स की खरीद और विदेशी बॉन्ड्स की खरीद व विदेशी मुद्रा
का क्रय विक्रय आदि शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। तो देखा जाए तो मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2024 की ताजा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी हुई है। सूचकांक में कुल देश है 119, जिसमें भारत का स्थान है 39वां। विश्व आर्थिक मंच का यह द्विवार्षिक सूचकांक उन कारकों और नीतियों के समूह पर आकलित की जाती है जो पर्यटन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये सूचकांक जो है वो इंग्लैंड के सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किए गए हैं और इस सूचकांक का मान जो है 1.7%, सॉरी 1 से 7, इस सूचकांक का मान जो है 1 से 7 के बीच है और इसमें 1 सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है और 7 सबसे अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। देखा जाए 2024 के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की दृष्टि को विश्व के पहले 10 राष्ट्र, तो पहला है अमेरिका जहां 5.24 मान है, दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे जापान, चौथे पे फ्रांस, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया, छठे पे जर्मनी। ठीक है, और सबसे नीचे से देखें तो 119वें स्थान पे है माली, सियरा लियोन 118 पे, कैमरून 117 पे, अंगोला 116 पे, मालवी 115 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे है भारत व पड़ोसी देशों की रैंक। देखें तो भारत का रैंक अगर देखा जाए तो मान है 4.25 और भारत है 39वें स्थान पे। श्रीलंका का मान है 3.69 और श्रीलंका है 76वें स्थान पे। पाकिस्तान का मान है 3.41 और इसका रैंक है 101%। ठीक है, और कुछ अन्य राष्ट्र भी हैं, जैसे 12वें स्थान पे आपको पुर्तगाल मिलेंगे जो कि 4.78 के साथ है। ठीक है, सिंगापुर 13वें स्थान पे है। ठीक है, सिंगापुर 13वें स्थान पे हो गया। संयुक्त अरब अमीरात 18वें स्थान पे है। न्यूजीलैंड आपको 25वें स्थान पे है। सऊदी अरब 41वें स्थान पे, 48 स्थान पे है इजराइल, 55 पे है दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस है 57 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2023-24 में देश के जीडीपी में वृद्धि सभी पूर्वानुमानों से अधिक 8.2% रही। एनएसओ के ताजा अनंतिम आकलन। तो देखा जाए तो 31 मई को 2023-24 में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और राष्ट्रीय आय संबंधी अनंतिम अनुमान प्रोविजनल एस्टिमेट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने जारी किए हैं। ठीक है, देखा जाए तो इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी में वृद्धि जो है वो 8.2% अनुमानित की गई है, जो कि देखा जाए यहाँ पर तो वर्ष 2023-24 और 2023-24 की राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख आंकड़े दिखाए गए। ठीक है, 2022-23 29 फरवरी 2024 के दूसरे संशोधित आकलन और 2023-24 जो कि 31 मई 2024 तक का आकलन है। तो मूल कीमतों पर मूल्यवर्धन जो है वो है 158.74 लाख करोड़ जीवीए एट बेसिक प्राइस पे। उत्पादन पर निवल कर अगर देखा जाए यानी नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन पे देखें तो ये आता है आपको 15.08 23-24 में आ गया 15.08 लाख करोड़, जो कि प्रतिशत में है 19.1%। ठीक है, जीडीपी अगर देखें तो 173.82 लाख करोड़ है, जो कि आपको 8.2% है। ठीक है, एनएनआई यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय नेट नेशनल इनकम 148.91 लाख करोड़ है और प्रतिशत में 8.3%। प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो 99,404 लाख करोड़ है। ठीक है, ये 2022-23 का है और 23 में ये बढ़कर हो गया 23-24 में 1,06,774 यानी कि 7.4% की वृद्धि। ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पर देखा जाए करंट प्राइसेस पर तो मूल कीमतों का मूल्यवर्धन अगर करेंगे तो 267.62 होना चाहिए। ठीक है, जो कि इसमें भी आपको 8.5% की
वृद्धि दिखाई गई है। ठीक है, ये था करंट प्राइसेस पर है। और इसमें आपको ये जो दिख रहा है 2022-23 और 23-24 की विभिन्न तिमाहियों में जीडीपी में वृद्धि, तो 2011-12 के मूल्य स्तर पर, ठीक है, 2011-12 ही जो है बेसिक बेसिक का भी स्तर है, उसी के आधार पर होता है। तो देखिए अप्रैल में, पहला अप्रैल में आता है क्वार्टर, अप्रैल से जून, फिर आपको जुलाई से सितंबर दूसरा, फिर आपको अक्टूबर से दिसंबर तीसरा, और जनवरी से मार्च चौथा। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अनंतिम मूल्य जो आपको देखा जाए 2023-24 में, तो वो 8.2% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर प्रतिशत में देखें तो वृद्धि, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आता है, तो कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ठीक है, और ये जो है आपको 1.4% है अनुमानित। फिर आपको खनन उत्खनन यानी माइनिंग एंड क्वेरिंग में आपको 7.1%। फिर आपको विनिर्माणी यानी मैन्युफैक्चरिंग में 9%, 9.7%। ठीक है, ये लिस्ट आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र की इरेडा, इरेडा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा। तो देखिए अप्रैल 2024 में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित जो परियोजनाओं को वित्तीय सहायता और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसको कहा जाए तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है इरेडा, उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा सरकार ने प्रदान कर दिया है। और देखा जाए तो इरेडा को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने से देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है वो अब 17 हो गई थी। ठीक है, और सभी सूची को अगर हम लोग देखें तो ये जो आपको है ये नवरत्न कंपनी है कुल 17। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कॉनकोर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपको 17 जो है, जो 17वां है इरेडा लिमिटेड, इन सबको मिल गया है नवरत्न कंपनी का दर्जा। और 13 ऐसी कंपनियां हैं, 13 कंपनी है जहां महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। इसमें आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भेल, और फिर आपको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, गेल इंडिया लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। ठीक है, कुल यहाँ आपको 13 ऐसी कंपनियां हैं, 13 कंपनी, जहां पर आपको इन तीनों 13 को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये भी लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं अपॉइंटमेंट्स की ओर, जहां पहला है कि भारत में चीन के नए राजदूत नियुक्त हुए। ये है वह सू फीहोंग, सू फीहोंग। नेक्स्ट है कि नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, 1 अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए। तो ये हुए हैं संजय कुमार मिश्र, झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला है कि वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं संजीव पुरी, आईटीसी के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए। तो ये निर्वाचित हुए हैं कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता है। फिर नेक्स्ट है थल सेना अध्यक्ष के कार्यकाल में 1 माह की वृद्धि हुई। तो ये थे जनरल मनोज पांडे। ठीक है, और नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि, और ये हुआ है डॉक्टर समीर वी कामत के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विविध की ओर,
विविध में पहला है कि पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान रेमेल रेमेल का कहर। तो बंगाल की खाड़ी से उठा गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में से 26 मई को टकराया। तूफानी हवाओं और तीव्र वर्षा से पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना व मेदिनीपुर जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया। लगभग 2 लाख लोगों को प्रभावित तटीय इलाकों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवात रेमेल बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ और इस मौसम का पहला चक्रवात था। इसे यह नाम रेमेल ओमान द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति। तो ये 13 से 26 मई को हुआ। भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति मेघालय के उमरोई क्षेत्र में संपन्न हुआ और यह युद्ध अभ्यास 7वां संस्करण था। सशस्त्र बलों की एक साथ काम करने और सैन्य क्षमताओं में सुधार करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है कि 10 वर्षों से लच्छू महाराज पुरस्कारों का वितरण एक साथ। तो 27 अप्रैल 2024 को 10 वर्षों के पुरस्कार एक साथ प्रदान करने की घोषणा पंडित लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन ने की है। 31 अगस्त 2024 को 10 प्रतिष्ठित कलाकारों को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का वितरण लखनऊ में पंडित लच्छू महाराज जन्मोत्सव समारोह में किया जाएगा। कोविड-19 वर्ष 2020 के लिए किसी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है जो कि पुरस्कृत जो 10 लोग हैं 10 वर्षों के लिए, तो देखा जाए तो उमा शर्मा नई दिल्ली के हैं, कथक में दिया गया है इसको वर्ष 2015 का। फिर रमा वैद्यनाथन नई दिल्ली के हैं, कथक में इन्हें भी दिया गया है 2016 का। उमा डोगरा जयपुर के हैं, कथक में दिया गया है 2017 का। हेमा मालिनी मुंबई की हैं, कथक में दिया गया है और फिल्म अभिनेत्री हैं 2018 का। सायरा बानो मुंबई की हैं, कथक और फिल्म अभिनेत्री में दिया गया है 2019 में 19 का। फिर संध्या पुरेचा मुंबई अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के हैं, भरतनाट्यम प्रतिपादक में दिया गया है 2018 का। 2020 का नहीं दिया गया है कोविड-19 के कारण। और डॉक्टर मालविका मित्रा कोलकाता के हैं, उन्हें कथक में दिया गया है 2021 का। फिर प्राची शाह मुंबई की हैं, कथक फिल्म अभिनेत्री 2022 का दिया गया है। असीम बंधु भट्टाचार्य मुंबई को में दिया गया है, कथक में दिया गया है 2023 का। और 2024 में दिया गया है पंडित राजेंद्र गंगानी जयपुर के हैं, कथक में दिया गया है 2024 का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पुलित्जर पुरस्कार 2024। तो देखा जाए तो 6 मई को पत्रकारिता और साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि क्षेत्रों में अमेरिका के वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा की गई। पुरस्कारों की पूरी सूची देखा जाए तो पत्रकारिता और जन सेवा, जिसे पब्लिक सर्विस कहा जाए, तो वो दिया गया है कैलिफोर्निया के प्रो पब्लिका के पत्रकार को। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में दिया गया है लुकआउट सांता क्रूज के स्टाफ को। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को। फिर एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में दिया गया है न्यूयॉर्क की सारा स्टिलमैन को। लोकल रिपोर्टिंग में दिया गया है सिटी ब्यूरो की सारा कॉनवे तथा इनविजिबल इंस्टीट्यूट की ट्रीना रेनॉल्ड्स टायलर को। नेशनल रिपोर्टिंग में दिया गया है राइटर्स का स्टाफ और वॉशिंगटन पोस्ट का स्टाफ को। फिर आपको द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। ऑडियो रिपोर्टिंग में इनविजिबल इंस्टीट्यूट के स्टाफ को दिया गया है। ठीक है, और फीचर राइटिंग में दिया गया है आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की केटी एंजल हार्ट को। ठीक है, और ये आपको कमेंट्री में दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट के लिए योगदानकर्ता व्लादिमीर कारा मुर्जा को। क्रिटिसिज्म में दिया गया है जस्टिन चांग को। फिर एडिटोरियल राइटिंग में दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट के लिए डेविड ई हॉफमैन को। फिर एडिटोरियल कार्टूनिंग में दिया गया है इस वर्ष किसी को नहीं दिया गया है। फिर ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में देखा जाए तो ये दिया गया है राइटर्स का फोटोग्राफर स्टाफ को। फिर फीचर्स फोटोग्राफी में दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ को। ठीक है, अब आते हैं पुस्तक, ड्रामा और संगीत में। तो फिक्शन के लिए दिया गया है नाइट वॉच को, जो कि जेन एनी फिलिप्स।
फिर हिस्ट्री में दिया गया है आपको जैकलिन जोन्स द्वारा लिखित नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल्स ऑफ बोस्टन्स ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर एरा। ठीक है। ड्रामा में दिया गया है प्राइमरी ट्रस्ट को, जो कि एबोनी बूथ को दिया गया है। ठीक है। बायोग्राफी में दिया गया है किंग अ द्वारा लाइफ द्वारा से जॉनथन इग, तथा मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ एन एपिक जर्नी फ्रॉम सेलिब्रिटी टू फ्रीडम। नेक्स्ट है मेमोयर अथवा ऑटोबायोग्राफी। इसमें दिया गया है लिलियानाज इनविंसिबल समर, अ सिस्टर्स सर्च फॉर जस्टिस बाय क्रिस्टियाना रिवेरा को। पोएट्री में दिया गया है त्रिपास पोएम्स को, जो कि बाय बैंडन सॉम को। जनरल नॉन फिक्शन में दिया गया अ डे इन अ लाइफ ऑफ अबेद सलाम एंटनी ऑफ जेरूसलम ट्रेजेडी बाय नेथन थाल। संगीत में दिया गया है अडागियो को फॉर वॉडेस लियो स्मिथ बाय टाइसन सॉरी। 23 श्रेणियों में दिए जाने वाले जो पुलित्जर पुरस्कार में से 15,000 की राशि दिया जाता है पुरस्कार के स्वरूप, और जन सेवा यानी पब्लिक सर्विस के पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार। यह पुरस्कार मई माह में लंदन में यूके एशियन फिल्म महोत्सव समारोह में प्रदान किया गया। विजेता रही शबाना आजमी। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला अधिकारों के प्रति सजगता के लिए शबाना आजमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024। तो 2 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर चिली में सैंटियागो में एक समारोह में प्रदान किया गया। गाजा युद्ध कवर कर रहे फिलिस्तीनी पत्रकारों को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2024 का गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार राशि है $25,000। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईमा। आईमा यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2024। तो 23 अप्रैल को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी आईमा के उद्योग व्यापार जगत की वर्ष 2024 की 14वीं मैनेजिंग इंडिया अवार्ड का वितरण उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के हाथों नई दिल्ली में एक समारोह में किया गया। यह पुरस्कार निम्नलिखित उद्यमियों कंपनियों को प्रदान किए गए। लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया है ओंकार कंवर चेयरमैन अपोलो टायर्स लिमिटेड को। बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर दिया गया है संजीव पुरी को, सीएमडी आईटीसी के हैं। लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मीडिया दिया गया है एन राम, पूर्व प्रधान संपादक हैं द हिंदू के। आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशंस बिल्डर ये दिया गया है एमबी पारेख, चेयरमैन है पिड लाइफ इंडस्ट्रीज के। ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर दिया गया है गोपाल विट्ठल को, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं भारती एयरटेल के। इमर्जिंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर दिया गया है आशीष भरत राम को, जो कि चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक हैं एसआरएफ लिमिटेड के। और डायरेक्टर ऑफ द ईयर दिया गया है करण जौहर को। सॉरी, आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू ऑफ द ईयर दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ द ईयर दिया गया है एशियन पेंट्स लिमिटेड को। और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया है विवेक गुप्ता एवं अभय हंजुरा सह संस्थापक लिसियस को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विजडन के क्रिकेटर सम्मान 2024। वर्ष 2024 के 161वें संस्करण की पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों को चुना गया। विजडन के वर्ष 2024 के संस्करण में निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पुरुष कैटेगरी में पैट कमिंस को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला कैटेगरी में नताली सीवर ब्रंट को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के हैं। विजडन ट्रॉफी, जो कि पिछले वर्ष किसी टेस्ट मैच में विशेष प्रदर्शन करने वाले पुरुष या महिला क्रिकेटर को दी जाने वाली ट्रॉफी है, वो दी गया है ट्रेविस हेड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में भारत के विरुद्ध फाइनल मैच में 174 गेंद पर 163 रन बनाने के लिए दिया गया। ठीक है, और देखा जाए तो लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड दिया गया है हेले मैथ्यूज को, वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेटर। ठीक है, विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटर जो हैं उसमें आपको मिशेल स्टार्क है ऑस्ट्रेलिया के, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के, हैरी बुक इंग्लैंड के, मार्क वुड इंग्लैंड के और एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हंस जो है वो बेंगलुरु को दिया गया वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखा जाए तो 31 मई 2024 को संस्थान की ओर से निम्हंस की निदेशक डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह पुरस्कार जिनेवा में 77वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली में ग्रहण किया। निम्हंस के साथ ही बोत्सवाना के तंबाकू निषेध तंत्र के संस्थापक एवं कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर बोंटल मबोंगवे को भी वर्ष 2024 का यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कान फिल्म महोत्सव 2024 के पुरस्कार। तो 14 से 25 मई को फ्रांस के प्रतिष्ठित 77वां कांस फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। भारत के 2 फिल्म निर्माता, एक अभिनेत्री और एक सिनेमेटोग्राफर इस प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में पुरस्कार जीतने में सफल रहे। महोत्सव के प्रतियोगिता खंड के प्रमुख पुरस्कार देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर जो दिया गया वो एनोडा को दिया गया। निर्देशक थे सीन बेकर। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार दिया गया है पायल कपाड़िया को, जो कि फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं जेस प्लेमोन्स, फिल्म है काइंड्स ऑफ काइंडनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जो एल्डाना, एंड्रियाना पॉज, कार्ला सोफिया और सेलेना गोम्स, फिल्म है एमिलिया पेरेज को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे मिगुएल गोम्स, फिल्म है ग्रैंड टूर्स। ज्यूरी का पुरस्कार दिया गया फिल्म एमिलिया पेरोज को। सर्वश्रेष्ठ पटकथा है कैथोलिक फॉर गीत द सेंटेंस को। कैमरा डी ओर अरमंद को दिया गया है। निर्देशक हैं हल्फदान उलमान, नॉर्वे की है। मानद पाम डी ओर दिया गया है मैरिल स्ट्रिप, स्टूडियो गिबली और जॉर्ज लुकास को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। तो 21 मई 2024 को वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। विजेता है जेनी एर्पनबैक, जर्मन लेखिका है, और माइकल हॉफमैन अनुवादक है। उपन्यास है कैरोस। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। लेखक और अनुवादक दोनों में समान रूप से विभाजित की गई। पुरस्कार के लिए अल्प सूचीबद्ध 5 अन्य पुस्तकों के लेखकों व अनुवादकों को भी 2500 पाउंड दिए गए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। 30 मई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रदान किया। वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता है भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन। कांगो में चुनौतीपूर्ण माहौल में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए एंगेजमेंट प्लाटून के कमांडर के रूप में तैनाती के दौरान स्थानीय लोगों को लैंगिक समानता, अपनी सुरक्षा और मानवीय चिंताओं को व्यक्त करने के लिए नेटवर्क स्थापित करने में मदद के लिए दिया गया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं निधन की ओर। पहला है सुशील कुमार मोदी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, जो कि कैंसर के कारण 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है एलिस मुनरो, नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडा की लेखिका एलिस मुनरो का 92 ईयर की एज में कनाडा में पोर्ट होप में निधन हो गया।
नेक्स्ट है मालती जोशी। मालती जोशी पद्मश्री से सम्मानित हिंदी व मराठी फिल्म की प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी और मराठी की प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमती मालती जोशी का 89 ईयर्स के एज में नई दिल्ली में निधन हो गया। फिर है पी जॉर्ज मथाई। वरिष्ठ पत्रकार पी जॉर्ज मथाई का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है नारायण बाघुल। पद्म भूषण से सम्मानित वरिष्ठ बैंकर नारायण बाघुल का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोस्वामी। इस्कॉन के सबसे वरिष्ठ सन्यासियों में से एक तथा इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी का 79 वर्ष की आयु में बाथरूम में फिसलने से उन्हें चोट लगने से निधन हो गया। नेक्स्ट है वर्गीज कोसी। शतरंज के प्रसिद्ध प्रशिक्षक रहे अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स वर्गीज कोसी का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है सुरजीत पातर, जो कि पद्मश्री से सम्मानित पंजाब के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पंजाबी कवि सुरजीत पातर का लुधियाना में निधन हो गया। नेक्स्ट है माधवी राजे सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता माधवी राजे सिंधिया का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है कमला बेनीवाल। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा गुजरात की पूर्व राज्यपाल वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आते हैं पुस्तक की ओर, यानी कि बुक्स एंड ऑथर। पहला है द बिजनेस लेजेंड्स ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं अर्जुन संपत। फिर नेक्स्ट है अनब्रोकन, लेखक हैं इंद्रानी मुखर्जी। फिर नेक्स्ट है हाउ टू बी हैप्पी, लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, अ लेटर टू यंग फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। फिर नेक्स्ट है अ ग्रेट कंट्री, जिसके लेखक हैं शिल्पी सौम्य गौड़ा। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट डिवाइड, इसके लेखक है क्रिस्टियना हेनरिक्वेज। नेक्स्ट है नाइट वॉच, लेखक है जेन एन फिलिप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए इस वीडियो को यहां समाप्त करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण आपको जुलाई का एडिशन, हाँ, इसमें आपको खेल कूद यानी स्पोर्ट्स को ऐड नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग क्रॉनिकल में ऐड करेंगे। क्रॉनिकल का वीडियो जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे इस खेल कूद को। ठीक है, वीडियो लंबा होने के कारण इसे इसमें ऐड नहीं किया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।